प्राइम मिनिस्टर ने चार नुकात रखे सामने, एक कश्मीर, एक पानी, एक तिजारत और चौथा दहशतगर्दी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये चारों नुकात उन्होंने कहा कि ये जो NSA लेवल्स पे टॉक शुरू होंगी तो उनमें हम ये चारों नुकात उठाएंगे। समझौता एक्सप्रेस में उनका कर्नल पुरोहित था, सर्विंग आर्मी कर्नल था उनका। अब ये जो खुजदार वाला वाक़या आज का, इससे पहले जाफिर एक्सप्रेस वाला वाक़या हमारे सामने, और दरमियान में सैकड़ों की तादाद में वाक़यात हैं जिसमें वो 25 असैसिनेशन भी हैं जो पाकिस्तानी सरजमीन पे इंडियन स्टेट ने करवाई हैं, जैसे कनाडा में उन्होंने एक सिख रहनुमा को किया। तो आपके पास बड़ा लंबा केस है, प्रॉपर डॉजियर बना के केस रजिस्टर करवाएं और इसको इंटरनेशनली परसू करें। शुक्रिया नदीम साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, आपने खुद ही बिल्कुल सही कहा, और मैं भी जब ये डाई डाउन हो रहा था, एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा था और हिंदुस्तान के जहाज़ भी शूट हो चुके थे और पाकिस्तान ने 10 मई का भी ऑपरेशन कर लिया हुआ था, आप उस वक्त चैनल से मुझसे पूछते थे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, हिंदुस्तान के लिए ऑप्शन क्या है। तो मैं उनसे कहता था कि अब हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर में जाएगा, बिकॉज उसने ना ज़मीन पर मुकाबला कर सका, समंदर में नज़र ही नहीं आया, हवा में आया तो बड़ी मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये प्रॉक्सी वॉर ही एक उसके पास ऑप्शन है, और जाहिर है उसके ताने बाने स्ट्रेट नहीं है, अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह गया कि उसी हिंदुस्तान की तरफ मिलते हैं। और उनको ये आसान भी लगता है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क ये ओवरनाइट नहीं बनाया है, बहुत साल उन्होंने इस पर काम किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, ईरान में ताने बाने हैं, और जिसका सबूत ये है कि पिछले साल 16 फरवरी को, आपको याद होगा, पाक फ़िज़ाइया ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी BLA के हाइड आउट्स पर। जब उन्होंने ईरान ने हम पर हमला किया था तो हमने जाके BLA के दहशतगर्द को मारा था। मैसेज क्या था कि ये न्यू नॉर्म सकता कि हमारे अंदर को पेनिट्रेट करे। हिंदुस्तान को हमने क्या मैसेज दिया जब उसने हमारे अंदर मिसाइल्स फेंके थे, भावलपुर में बच्चियों को शहीद किया था, तो हमने क्या कि ये न्यू नॉर्मल आपकी तरफ भी नहीं हो सकता। फिर हमने 10 तारीख को जितनी मैसिव बॉम्बिंग की है, टनेज की है, वो भी हमने यही मैसेज दिया था कि न्यू नॉर्मल ये वाला होगा और हमारे वाला होगा, आप वाला न्यू नॉर्मल नहीं होगा। बट प्राइस अटैच्ड है। इसराइल का आपने जिक्र किया, तो मैं जब नौजवान फाइटर पायलट था उस वक्त न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम था वो इन द मेकिंग था, हमारी न्यूक्लियर लैब्स थी जिनको थ्रेट था। हमें कई दफ़ा हम टेक ऑफ किए हवा में, और पता शक ही होता था कि या इसराइल की तरफ से अटैक आएगा या हिंदुस्तान की तरफ से आएगा। तो इसराइल से हमारा न्यूक्लियर डायरेक्ट से उस वक्त क्या था, 80s की बात करो, उस वक्त एक ही चीज़ था, उन दोनों की नेशनल इंटरेस्ट एक थी। आज भी देख लें, नेशनल इंटरेस्ट एक है। इतनी दूर उनके आके इंजीनियर्स या ऑपरेटर्स यहाँ पे उनके चाहे इक्विपमेंट ऑपरेट करें या सिर्फ एडवाइजरी रोल में हो, ईदर वे सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है। तो नेशनल इंटरेस्ट जब भी किसी मुल्क का कन्वर्ज करेगा वो उनको ले आएगा। हमारी दस्तगीर साहब का फ़ायदा उठाते हैं उनकी मौजूदगी का मैं यस करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ ये नहीं दहशतगर्दी का करना, एक और डायमेंशन जो मीडिया पर बात ही नहीं की जा रही। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने क्या कहा था कि हमारी 57 फ्लाइट्स थी उस दिन हवा में जब ये हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया है। मैंने चेक किया तो हिंदुस्तान के अंदर 200 फ्लाइट से ज़्यादा थी उस वक्त एयर स्पेस में रात के वक्त। अब ये 250-300 फ्लाइट्स के अंदर 300 भी अगर मुसाफिर एवरेज लगाएं, 9-10 हज़ार मुसाफिर उस वक्त मासूम इसी तरह के निहत्ते बच्चे, औरतें, मर्द हवा में थे। वो हिंदुस्तान के रहमो करम पर थे। हम ये नहीं साबित कर सकते जाके दुनिया को कि इतना इर्रिस्पॉन्सिबल एक शॉर्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपने 10,000 लोगों की ज़िंदगी स्टेक में डाली, जबकि ऑलमोस्ट आपने नोट किया होगा 120 के करीब जहाज़ हवा में थे, सबके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे। टोटल 500 मिसाइल बनता है, तकरीबन एवरेज लगाएं तो ये 500 मिसाइल ये हवा में फिर रहे थे विद 250-300 सिविल एयरलाइनर्स। हमें दुनिया को ये भी बताना है कि वॉर मॉन्गरिंग की कोई रूल्स होने चाहिए, और हिंदुस्तान को पता था कि अगर उसने ये सिविल एविएशन को डाइवर्ट किया या इन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया तो पाकिस्तान को वार्निंग मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलें बिगर ऑब्जेक्टिव। लेकिन बाकी आपने हर जारियत का जवाब दिया, वो आपके इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ, उसने मुरीदके में या भावलपुर में अटैक किया, आपने उसके 6 जहाज मार गिराए। फिर आपका 9 की रात को, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई की रात को आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान, एक तरफ फ़ौज की टीम, अस्करी टीम, और एक तरफ पाकिस्तानी टीम, ये फैसला हो गया कि जो पाकिस्तानी इलाकों पे हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी वक्त रात को इंडिया की जानिब से उनको शायद कहीं से भनक पड़ गई कि पाकिस्तान ने आज हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, मुरीदके का, भावलपुर का बदला लेना है। उन्होंने हमारी एयर बेसिस को हिट करना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने मुझे कॉल किया कि हमारे ऑपरेशन के ऊपर तो जो प्लान था, वो प्लान ये था कि हम कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पांस देंगे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। उन्होंने हमारे 2 इलाकों को हिट किया है तो उसका जवाब हम देंगे, उधर भी 2 जगहों पे जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि वो एयर बेसिस पे अटैक शुरू हो गया, नूर खान बेस पहले हिट हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त आर्मी चीफ को ऑथोराइज़ किया कि ठीक है आप जाइए, आप भी जाके जवाब दीजिए। तो फिर वो 10 मई की सुबह वाला
पाकिस्तान का जवाब अल फतह वाला पूरी दुनिया के सामने है, जिसको पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि कितना तगड़ा जवाब था। लेकिन सर ये जवाब तो आप दे सकते हैं, एक मिसाइल मारा हम 10 मिसाइल मारेंगे, उसने एक बेस हिट किया आप 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पर, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये लेवल नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको निशाना बनाएं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता एज ए जर्नलिस्ट, या आप भी नहीं कह सकते कि उसने हमारे बच्चों की बस पे अटैक किया था हम उसके बच्चों की बस को उड़ा देंगे, लेकिन इसका कुछ तरीकाकार तो निकालना पड़ेगा, कैसे एंगेज करेंगे उससे। देखिए, इसका टू प्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, इसका सोल्यूशन जो सजेशन मैं दे सकता हूँ टू प्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है कि आप ज़ाहिर है हाइड आउट्स को रीच आउट करें, उनको एग्जाम्पल। शॉर्ट टर्म ये भी है कि आप एग्जाम्पलरी कानून के थ्रू पनिशमेंट दिलाएं। आपने कभी रिपोर्ट किया अपने चैनल पे, मुझे बताएं कि किसी टेररिस्ट को पकड़ा और आपने सजा भी बताई हो कि इतनी हो गई है उसको या फांसी हो गई है उसको? क्योंकि हमारी जुडिशरी में इतनी कमजोरियां अनफॉर्चुनेटली, हमारे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो लोगों की केपीके में या बलूचिस्तान में क्यों है, ये सबसे ज़्यादा होती है। उनको हाइड आउट्स क्यों मिल जाते हैं? देखिए, दुश्मन आपको उधर घुसेगा जिधर उसको वैक्यूम मिलेगा, जिधर उसको स्पेस मिलेगी। और स्पेस क्या चीज़ देती है? स्पेस देती है सेंस ऑफ डेप्रीविएशन, सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब कम हो जाती है तो लोगों के अंदर घुसना आसान हो जाता है। पंजाब और सिंध में रिलेटिवली कम है क्योंकि एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है। मेरी कोयटा पोस्टिंग रही है 2 दफ़ा। आप सड़कों पर जाके लोगों से पूछें, मैं जब भी दोस्तों से मिलता हूँ, अभी भी वहाँ मेरे दोस्त हैं, जब मैं पूछता हूँ कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, वो कहते हैं हमारी हुकूमत थोड़ी है। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं कि हुकूमत कैसे बनती है वहाँ पे। दस्तगीर साहब से पूछ लें कैसे बनती है। 4 उधर से इकट्ठे किए, 4 उधर से इकट्ठे किए, मर्ज कर दिया, उनका ये हुकूमत का नाम है। या वही ग्रुप एक दफ़ा हुकूमत में होता है, अगली दफ़ा दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो बारी है, प्रैक्टिकली बारी है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कॉमन मैन को कब पहुँचती है? वहाँ पे हैव और हैव नॉट बहुत ज़्यादा है। आप एग्री करेंगे, आप जाकर देख लें, मैं बाहर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। आपकी दोनों बातें ठीक है सर, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन आप जिस इदारे से बिलोंग करते हैं इसमें उसको पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के इसके लिए कोई वाक़तन डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। आपके इदारे से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिशियंस को, पार्लिमान को बैठ के तय करना पड़ेगा कि वहाँ इलेक्शन कैसे बेहतर तरीके से करवाए जा सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से हुकूमत बनाई जा सकती है।